डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपीएससी जीएस पेपर 2 2022 का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका डिस्कस करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन को लगाने से देखने से पहले आप कॉपी पेन लेके खुद लगाने का प्रयास करिए और देखिए कि क्या क्या पॉइंट्स आप लिखे हुए हैं और क्या क्या मिसिंग है और अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीजर्स थ्रू व्हिच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड। इसमें अगर आप बात करिएगा, देखिए जो भारत के प्रेसिडेंट हैं ये नॉमिनल हेड हैं, क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 2 हेड्स होते हैं, एक हेड ऑफ स्टेट होते हैं, दूसरा हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। हेड ऑफ स्टेट आपका नॉमिनल हेड होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट दैट इज प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द रियल हेड। जबकि फ्रांस ने सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपका अपनाया है। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अगर आप बात करिएगा तो जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है वो रियल हेड है, साथ ही साथ में वहां पे रेशनलाइज्ड पार्लियामेंट है, सीमित संसद है। वहां के संसद को उन्हीं बातों पे अधिनियम बनाने का अधिकार है जो संविधान में स्पष्ट रूप से दिया गया है। अन्य किसी बातों पे निर्णय लेना होता है तो राष्ट्रपति वहां का निर्णय लेता है और वहां का राष्ट्रपति वहां के प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नॉमिनेट करता है, जो कि पार्लियामेंट के सदस्य नहीं होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अगर तुलना करना है हमारे प्रेसिडेंट को और अमेरिका के फ्रांस के प्रेसिडेंट को उनके इलेक्शंस के मैटर में, तो कैसे हम लोग इसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स आपके हो सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट आप देखिएगा कि हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है, इसके लिए जो निर्वाचन मंडल गठन किया जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज आपका बनाया जाता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन सदस्य होते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ SLA, इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। इसको 78th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 से आपका जोड़ा गया। तो ये 4 सदस्य आपके पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में। अब फ्रांस के प्रेसिडेंट की बात अगर आप बात करिएगा तो फ्रांस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? तो फ्रांस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो भी वहां पे एलिजिबल वोटर्स होते हैं, एलिजिबल वोटर्स होते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष की हो गई है, वो आपके मतदान करते हैं। तो पूरे फ्रांस से फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, जबकि फ्रांस में प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट होता है। पहला डिफरेंस तो आपको ये देखने को मिलेगा। सेकेंड डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट में अगर आपको नॉमिनेशन करना है तो नॉमिनेशन करने के लिए आपको 500 इलेक्टेड ऑफिशियल्स का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। यू नीड टू हैव सपोर्ट ऑफ 500 इलेक्टेड ऑफिशियल्स। इस 500 इलेक्टेड ऑफिशियल्स में कौन कौन हो सकते हैं? वहां का जो पार्लियामेंट है उसका 2 हाउस है, सीनेट और नेशनल असेंबली, और साथ ही साथ में जो लोकल बॉडीज होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल काउंसिल है, वैसे वहां पे जो लोकल बॉडीज होते हैं उनके मेयर। तो इन तीनों सदस्यों में से, तीनों के टोटल में से आपको 500 सदस्य जब समर्थन देंगे तब जाके आप वहां पे नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकते हैं। हमारे देश में अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन आपको लड़ना है तो कौन नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकता है? नामांकन कौन कर सकता है? नामांकन वही कर सकता है जिसके पास 50 इलेक्टर्स और 50 सेकेंडर्स का बैकिंग हो। 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जब होंगे तभी जाके आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं,
अन्यथा आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन भर ही नहीं सकते। तो एक डिफरेंस आपका ये है, वहां पे 500 आपके सदस्यों की आवश्यकता होती है नामांकन भरने के लिए, हमारे यहाँ पे लगभग 100 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है नामांकन भरने के लिए। तीसरा डिफरेंस आप देख सकते हैं जो क्वालिफिकेशन के रिलेशन में आपका है। अर्हता के संबंध में अगर आप बात करिएगा तो अर्हता के संबंध में अगर आप बात करिएगा तो हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, किसी लाभ के पद पे आसीन नहीं होने चाहिए, ऑफिस ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड ही शुड बी आपके क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा। जबकि अगर आप फ्रांस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात आप करिएगा तो क्या क्या कंडीशंस हैं, सिटीजन ऑफ फ्रांस, 18 इयर्स ऑफ एज, फिर रजिस्टर्ड वोटर, फिर किसी भी आपराधिक मामले में आपका दोष सिद्धि ना हुआ, क्रिमिनल कन्विक्शन ना हुआ, या किसी जुडिशियल डिसीजन के द्वारा आपको इलेक्शन लड़ने से रोका ना गया हो, तो एनी जुडिशियल डिसीजन और कन्विक्शन इन क्रिमिनल ऑफेंस तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आपराधिक मामले में दोष सिद्धि हुई है या किसी न्यायालय के निर्णय से आप ऐसा काम नहीं कर सकते। तो ये आप देखिएगा कि क्रिमिनल कन्विक्शन हो सकता है। फिर अगला बात आप क्या देख सकते हैं, एक और पॉइंट आप देख सकते हैं और वो क्या है कि आपके पास एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। तो ये डिफरेंस हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो शर्तें हैं और उनके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो शर्तें हैं। हालांकि क्रिमिनल कन्विक्शन इनडायरेक्टली हमारे देश में भी लागू हो जाता है कि अगर कोई इंडिविजुअल क्रिमिनल कन्विक्शन हो गया उसका तो वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। ये भी बात आप देख रहे हैं। तो ये बात आपके जो क्वालिफिकेशंस में आपका चाहिए। फिर एक और डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और फ्रांस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वो मोड ऑफ इलेक्शन है, किस तरह से चुनाव होता है। हमारे यहाँ पे जो चुनाव होता है वो PRS मेथड जो होता है, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, मेथड होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत द्वारा और गुप्त मतदान के माध्यम से हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। वहां पे जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। हमारे देश में अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, हालांकि सीक्रेट बैलेट वहां पे भी होता है। जो भी मतदान करेगा उसका मत आप किसी को दिखा नहीं सकते। अब यहाँ पे एक बात आपको जो देखना है वो क्या है, सीक्रेट बैलेट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, उसमें क्या है 50% जब तक आप वैलिड वोट्स का टोटल नहीं पाते, 50% ऑफ वैलिड वोट्स प्लस 1 जब तक आप नहीं पाते तब तक चुनाव नहीं जीता हुआ माना जाएगा। एक तरह से जब तक आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी टोटल वैलिड वोट्स का नहीं पाते तब तक चुनाव नहीं जीता हुआ माना जाएगा। यहाँ पे भी आपको क्या चाहिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द टोटल वोट्स, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द टोटल वोट्स। अब हमारे यहाँ पे फ्रांस में क्या हो सकता है, फ्रांस में 2 राउंड इलेक्शन होता है, 2 राउंड इलेक्शन। सेकेंड राउंड तभी होगा जब फर्स्ट राउंड में कोई भी कैंडिडेट 50% ऑफ द एब्सोल्यूट वोट नहीं पाता। मतलब जब तक कोई आपका उम्मीदवार 50% कुल मत अगर पा जाता है पहले राउंड में ही तो दूसरा राउंड होगा ही नहीं। हमारे यहाँ पे भी क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में आप देखिएगा कि अगर हमारे यहाँ पे कोई फर्स्ट राउंड में ही 50% ऑफ द वैलिड वोट पा जाता है तो आपके ट्रांसफर ऑफ वोट्स नहीं टेक करेंगे। लेकिन अगर पहले राउंड में कोई वैध मत 50% नहीं पाता तो मतों का हस्तांतरण होगा, ट्रांसफर ऑफ वोट्स होंगे। तो पहले इसको थोड़ा समझ लिया जाए। फ्रांस में जो भी वोट पड़ेंगे, अगर फर्स्ट राउंड में ही कोई कैंडिडेट 50% ऑफ द एब्सोल्यूट वोट पा जाता है, टोटल 50% से ज्यादा मत पा जाता है, तो सेकेंड राउंड ऑफ इलेक्शंस नहीं होंगे।
अगर सेकेंड राउंड ऑफ इलेक्शंस होंगे तो किस कंडीशन में होंगे, जब तक कोई 50% वैलिड वोट नहीं पाता। उसमें भी क्या है, सेकेंड राउंड ऑफ इलेक्शन में केवल टॉप 2 कैंडिडेट्स को ही चुना जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि जो सेकेंड राउंड में 4-5 लोग लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। सेकेंड राउंड में केवल और केवल टॉप 2 कैंडिडेट्स को ही चुनाव लड़ने के लिए आपका अनुमति दिया जाएगा और फिर उसमें जो 50% ऑफ द वैलिड वोट्स पाते हैं वो चुनाव जीत जाएंगे। हमारे यहाँ पे जो पीआरएस सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, उसमें कैसे आपका इलेक्शन होता है। उसमें मान लीजिए कि अगर 4 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, ए बी सी डी, और फर्स्ट राउंड में कोई पाया 40%, सेकेंड बी वाला पाया 30%, सी वाला पाया 20% और डी वाला पाया 10%। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से क्या होता है, जो सबसे कम मतदान पाता है इसको हम चुनाव से बाहर कर देते हैं, ये चुनाव से बाहर हो जाएगा और इसका मत इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मत इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट, लंबा प्रोसेस है, इसको कभी प्रेसिडेंट इलेक्शन में समझेंगे। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि मतों का पुनः आपका वितरण होता है, जो सबसे कम मत पाता है उसका मत बाकी सारे कैंडिडेट्स में आपका वितरण हो जाएगा। अब मान लीजिए वितरण के बाद ये हो गए 45%, ये हो गए 35% और ये रहे 20%, तो फिर इनको बाहर किया जाएगा, इनका मत फिर इनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तब तक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स होगा जब तक कि कोई कैंडिडेट 50% ऑफ द वैलिड वोट्स नहीं पा जाता। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका तरीका है जो आपको जानना है। और फिर एक और पॉइंट आप देख सकते हैं कि हमारे देश में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन को चैलेंज करने की पॉसिबिलिटी कौन कर सकता है, कौन चैलेंज कर सकता है। इलेक्शन कैन बी चैलेंज्ड only in the Supreme Court of India and only by the persons who have voted or who have contested the election। साधारण लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती देने का अधिकार नहीं है, भारत के पब्लिक नहीं दे सकता। कौन यहाँ पे पब्लिक में भी जो विशिष्ट पब्लिक है, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए या जो चुनाव लड़ा है, वही आपका राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती दे सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन को चैलेंज केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। और कौन कर सकता है, जिसने मतदान किया है या जो चुनाव लड़ा है। अगर आप फ्रांस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करिएगा तो फ्रांस के प्रेसिडेंट को इलेक्शन को कौन चैलेंज कर सकता है, वहां पे चैलेंज हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है वहां पे, संविधान परिषद है, उसी में केवल चुनौती दी जा सकती है और कहीं पे चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन। अब तो देखिए ये तो हो गया प्रोसीजर विच थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड। इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल एग्जामिनेशन भी करना है, आपको आलोचना भी करना है इस पूरे पद्धति का, तो वो अभी देखा जाएगा। पहले एक बार जनरल पॉइंट देखिए। इंट्रोडक्शन आप क्या दे सकते हैं, फ्रांस फॉलोज अ सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट and accordingly their president is elected directly but through 2 rounds, whereas Indian president is elected indirectly as we follow the parliamentary form of government। फ्रांस अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली का पालन करता है, इसलिए वहां के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता है 2 चरणों के माध्यम से, जबकि हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है क्योंकि हम संसदीय व्यवस्था का पालन करते हैं। अब आप अगले जो बातें हैं वो डिस्कस हुए हैं। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, वहां पे जो आपका इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें सारे कैंडिडेट्स, सारे आपके सिटीजन होते हैं जो 18 ईयर्स से ऊपर हैं। ठीक है, ये बात आपको देखने को मिलेगा। फिर आप क्या देख सकते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट। यहाँ पे 2 राउंड इलेक्शन प्रोसेस होता है। फर्स्ट राउंड में अगर कोई 50% ऑफ द वोट्स पा जाता है तो सेकेंड राउंड नहीं करवाया जाएगा, तभी करवाया जाएगा जब कोई भी कैंडिडेट 50% वैध मत नहीं पाएगा। अगला बात आप क्वालिफिकेशन देख ही लिए हैं। अब आप क्या देखिएगा, एक और पॉइंट आप देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी। तो हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं ये कितने बार भी दोबारा प्रेसिडेंट बन सकते हैं। हालांकि इन प्रैक्टिस केवल और केवल राजेंद्र प्रसाद ऐसे हैं जो 2 बार राष्ट्रपति आपके बने हैं,
उसके बाद हमने अभिसमय या कन्वेंशन की तरह इसका पालन किया है। एक बार जो राष्ट्रपति बन जाता है उसको दोबारा राष्ट्रपति नहीं आपके पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट करवाते हैं। जबकि फ्रांस में पहले 7 साल के लिए राष्ट्रपति आप बनते थे, उसको रिफॉर्म करके चेंज किया गया और आप 5 साल के लिए केवल राष्ट्रपति आप बनते हैं फ्रांस में, लेकिन दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं 5 साल के लिए। तो टोटल 10 साल तक आप राष्ट्रपति रह सकते हैं। इमैनुअल मैक्रोन जो इस समय राष्ट्रपति हैं, वो यंगेस्ट आपके प्रेसिडेंट रहे हैं और बड़े जल्दी रिटायर हो जाएंगे, तो ये बात आप देखिएगा। अब कुछ आपके क्रिटिसिज्म का पार्ट आप देख सकते हैं, क्रिटिकल एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं। तो पहला जो क्रिटिकल एग्जामिनेशन में पॉइंट आप देखिएगा वो ये है कि हमारे देश में राष्ट्रपति के चुनाव को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहा जाता है, लेकिन संविधान सभा में जब बहस हुआ तो संविधान सभा ने कहा कि इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब तक 2 या 2 से ज्यादा कैंडिडेट्स का चुनाव होता है तब तक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं कहना चाहिए, इसको अल्टरनेटिव वोट सिस्टम कहना चाहिए। दूसरा क्रिटिसिज्म इसमें क्या है, हम यहाँ पे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, लेकिन जब कोई मतदान करता है, हमारे यहाँ सांसद वोट करेगा या एमएलए वोट करेगा, तो सिंगल वोट नहीं करता, वो मल्टीपल वोटिंग आपका करता है, कई सारे कैंडिडेट्स को वोट डालता है अपनी वरीयता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस वोटर गिव्स मल्टीपल वोट्स। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म आपका बनता है। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन तब भी करवा दिया जाता है जब किसी स्टेट लेजिस्लेचर में वहां की पोजीशंस वैकेंट हो। जैसे हो सकता है कि छोटे मोटे स्टेट्स में अगर वैकेंसी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूपी जैसे स्टेट में या बिहार या बड़े तमिलनाडु महाराष्ट्र जैसे स्टेट में अगर वैकेंसी है, वहां पे लार्ज स्केल इलेक्शन ही नहीं हुए हैं, एमएलए ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं इलेक्शन प्रोसेस में, क्योंकि एक लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पीपल आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक और बात आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ फोर्स जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है वो आपके डिपेंड करता है उस स्टेट के पॉपुलेशन पे। तो इसमें ये भी एक प्रॉब्लम आता है कि जैसे यूपी की बात करेगा तो यूपी के एक आपके एमएलए के वोट की कीमत लगभग 207-208 के आसपास निकलती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर ऐसे छोटे राज्य हैं, उनकी एक मत की कीमत लगभग 7 के आसपास निकलती है, 7 या 8। तो उन सारे नॉर्थ ईस्ट सारे स्टेट को कंबाइन भी कर लें तब भी यूपी के एमएलएज का मुकाबला, टोटल एमएलएज का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इक्वालिटी ऑफ प्रिंसिपल पे हमारे यहाँ पे स्टेट्स को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। हालांकि इसको पॉजिटिव टर्म्स में ये भी आप कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। अगला बात आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन को केवल और केवल वही चैलेंज कर सकता है जो चुनाव लड़ा है या जो मतदान किया है, जनरल पब्लिक आपके चैलेंज नहीं कर सकती। ये भी क्रिटिकल एग्जामिनेशन में आप दे सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के क्रिटिकल एग्जामिनेशन में क्या कह सकते हैं, 500 जब तक लोगों का इलेक्टेड मेंबर्स का समर्थन नहीं होगा इलेक्टेड ऑफिसर्स का, तब तक आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन का नॉमिनेशन नहीं भर सकते। तो 500 इलेक्टेड ऑफिशियल्स इज अ गुड नंबर। तो बहुत क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी, कैपेबल कैंडिडेट्स भी फ्रांस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं लड़ पाते हैं। ये एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आपका क्या है कि जब फर्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शन होता है और उसमें कोई भी कैंडिडेट 50% ऑफ द वैलिड वोट्स नहीं पाता, तो टॉप 2 कैंडिडेट्स को ही नेक्स्ट राउंड में आपके ले जाया जाता है। अब उसमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि जो डिजायर्ड कैंडिडेट होते हैं या जो कैंडिडेट की पॉसिबिलिटी होती है चुनाव जीतने की, तो वो आपके टॉप 2 में नहीं है, वो बाहर निकल गया। कुछ समीकरण ऐसे बने इलेक्शंस के दौरान कि वो टॉप 2 में नहीं आया, लेकिन वो सबसे प्रोबेबल कैंडिडेट आपका चुनाव जीतने का था और वो चुनाव के माध्यम से बाहर निकल गया इस प्रोसेस से। तो फिर जो 2 लोग बचे हैं उन्हीं के बीच में आपका चुनाव होगा। ये भी एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन में आपका होता है। इफ अ कैंडिडेट सिक्योर्स मैक्सिमम वोट्स डिस्पाइट बीइंग लेस देन 50, सेकंड राउंड इज हेल्ड, दिस रिड्यूसेस अपॉर्चुनिटी इन द सेकंड राउंड। तो सेकंड राउंड में केवल 2 ही लोग रहेंगे। तो इसका पक्ष भी आप ये कह सकते हैं कि आपके दिस मेक्स द इलेक्शन प्रोसेस मोर इजी, नहीं तो आपके इलेक्शन का प्रोसेस बहुत इलॉन्गेट हो जाएगा और ये इसी प्रोसेस को रोकने के लिए बनाया जाता है। तो अब लास्ट में आप कंक्लूजन दे सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि
The election of the president of France is similar to the demands of the political system of France, as France follows semi-presidential form of government and the president of France is elected directly by the people. Whereas the president of India is elected indirectly by the people, as India follows the parliamentary form of government. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आप दोनों से मिलते हैं. थैंक्स.